नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने आज कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आगे की रणनीति और तैयारियों को लेकर 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत हर उकसावे का माकूल जवाब देना जानता है। साथ ही शहीदों को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ आपको बताएंगे कि दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने यूनिफाइड कमांड बनाई है। इसके अलावा आज 17वीं लोकसभा के गठन का 1 साल पूरा होने की खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही देश के अर्थतंत्र से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर भी है हमारे पास। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार इकाई ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को विस्तार से बुलेटिन में आपको बताएंगे और बुलेटिन में जानेंगे मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुका है। इन सभी खबरों के साथ कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत पर चीन को स्पष्ट संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को लेकर कोई भी देश भ्रम नहीं पाले। उन्होंने कहा, अगर भारत को कोई उकसाएगा तो उसका हर हाल में जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जाबाज जवानों की शहादत पर गर्व है और उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत दुनिया भर के तमाम देशों के साथ शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत को उकसाएगा तो उसका माकूल जवाब देना भी भारत को आता है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो कुछ भी हुआ उससे हर देशवासी आहत है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मौका था कोरोना की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद का, लेकिन बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने चीन के साथ सीमा पर उपजे विवाद को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि सीमा पर देश के जवानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा ही सहयोगी और दोस्ताना रवैया अपनाया है और मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के विकास और कल्याण की कामना की है और जब भी समय आया है देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और अपनी क्षमताओं को साबित किया है। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव
और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बैठक में शामिल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों ने गलवान घाटी में शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ओम शांति शांति शांति। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से आज फोन पर बात की और सीमा संघर्ष की घटना पर भारत की तरफ से कड़ा संदेश दिया। भारत ने चीन पर आरोप लगाया कि चीन की तरफ से वास्तविक नियंत्रण सीमा पर भारत के हिस्से में ढांचा खड़ा करने की कोशिश की गई और रोकने पर भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष किया। लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 15 जून की रात हुआ संघर्ष चीन द्वारा पूर्ण नियोजित और योजनाबद्ध था। इसकी वजह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस मामले में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कड़ा विरोध दर्ज कराया। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख क्षेत्र में हुई घटना का भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर गंभीर असर होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच 6 जून को हुई वार्ता में जो आपसी सहमति बनी थी, उसके बावजूद चीन की तरफ से इस घटना को पूर्ण नियोजित ढंग से अंजाम दिया गया। चीन की मंशा समझौते का उल्लंघन करने की थी। चीन के विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जब आपसी मतभेद पर दोनों देशों के बीच बातचीत में कुछ प्रगति हुई थी, तब चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की तरफ ढांचा खड़ा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों सेनाओं के बीच विवाद हुआ और इसकी वजह से हिंसा हुई। हालांकि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में सहमति भी बनी कि सीमा विवाद से जुड़े तनावपूर्ण स्थिति को एक जिम्मेदार तरीके से नियंत्रित किया जाएगा और दोनों पक्ष 6 जून को बनी आपसी सहमति को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। साथ ही दोनों पक्षों के बीच मामलों को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार शांति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह दिल्ली में साउथ ब्लॉक में एक अहम बैठक की। इस दौरान लद्दाख सीमा पर स्थिति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए सीमा संघर्ष के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को स्थिति की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद रहे। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद एक ट्वीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा संघर्ष में जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में देश के जवानों की शहादत काफी परेशान करने वाली और दर्दनाक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिकों ने सीमा पर तैनाती के दौरान अपने कर्तव्य पालन में अनुकरणीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये राष्ट्र शहीद जवानों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र इस मुश्किल की घड़ी में शहीद जवानों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भारत के रणबांकुरों की वीरता और साहस पर हर देशवासी को गर्व है। आपको बता दें कि 15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लद्दाख की गलवान वैली में हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को मैं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नमन करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन किया है। उनकी शौर्य गाथा देशवासियों के स्मृति पटल पर सदा अंकित रहेगी। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट में कहा कि लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सेना के अमर शहीदों की शहादत को सादर नमन करता हूं। देश आपके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा। इन वीर सैनिकों के शोक संतप्त परिजनों के दुख में सम्मिलित हूं। मेरी विनम्र भावांजलि। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों के पार्थिव शरीर को आज सेना की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। लेह के आर्मी अस्पताल के बाहर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा जा रहा है। इस बीच शहीद हवलदार सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को आज पटना में उनके घर लाया गया। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के बीच मौजूदा स्थिति के मसले पर 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बीच लॉकडाउन और अनलॉक 1 के अनुभवों पर चर्चा के दूसरे भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से और बेहतर हुई हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए ताकि मरीजों को अस्पताल में बेड की दिक्कत नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौर में टेलीमेडिसिन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है और सभी को टेलीमेडिसिन का लाभ मिले, इसके लिए सभी को प्रयास मिलकर बढ़ाने होंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में संक्रमित मरीजों की समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग से कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना का फैलाव कुछ बड़े राज्यों के कुछ शहरों में ज्यादा है। कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे छोटे घर, गलियों मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही, इन बातों ने कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहाँ संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सही समय पर उठाए गए सही कदमों के चलते भारत इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे समय समय पर अपडेट करें। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। आप भी इससे परिचित है कि सिर्फ 3 महीने पहले पीपीई के लिए, डायग्नोस्टिक किट्स के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक था क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पीपीई
और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स का पर्याप्त स्टॉक है और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम केयर फंड्स के तहत भारत में ही वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत में इस वक्त 900 से ज्यादा प्रयोगशालाएं कोरोना टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। लाखों कोविड स्पेशल बेड हैं, क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर हैं और मरीजों की सुविधा के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई भी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता है, उसका पूरा इस्तेमाल हो और इसे लगातार बढ़ाया जाए। आज देश का हर नागरिक इस वायरस के प्रति पहले से ज्यादा सचेत हुआ है, जागरूक हुआ है। ये सब कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के दिन रात काम करने की वजह से ही संभव हो पाया है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत का विश्वास दिलाने वाली इन बातों के बीच हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इमोशनल सपोर्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन इसी तरह निरंतर बल देना होगा। साथियों, कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, हर जीवन को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तभी होगा जब कोरोना के प्रत्येक मरीज को उचित इलाज मिलेगा। इसके लिए हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्रियों की तरफ से मिले सुझावों से भविष्य में बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनलॉक 1 के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.5 लाख के पार पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि करीब 1,87,000 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं और रिकवरी रेट 52.79% पर पहुंच गया है। हालांकि राज्यों की ओर से कोरोना से पिछले दिनों हुई मौतों के आंकड़े अपडेट कर दिए जाने की वजह से पिछले 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 2000 के पार दर्ज की गई है। कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब तक कोरोना के 60,84,256 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,63,187 नमूनों की जांच हुई है, जिसमें 10,974 लोग पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से ज्यादा रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। कुल 1,86,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 52.79% हो गई है। वहीं देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,54,065 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,55,227 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटों में 331 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। लेकिन राज्यों की ओर से कोरोना से पिछले दिनों हुई 1,627 मौतों के आंकड़े अपडेट कर दिए जाने की वजह से मरने वालों की तादाद 2003 दर्ज की गई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 11,903 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने जिला स्तर पर यूनिफाइड कमांड बनाई, जिसकी अगुवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। यानी अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख के तौर पर कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे और सभी दिशा निर्देश लागू कराएंगे। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली के हर जिले के अंदर यूनिफाइड कमांड में दिल्ली पुलिस के सभी डीसीपी, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर, दूसरे सभी विभागों के जिला प्रमुख और दिल्ली सरकार के अस्पतालों के प्रमुख अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे। ये सभी अधिकारी कोरोना के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही कमांड, कंट्रोल और निरीक्षण में काम करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश लागू कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिला स्तर के सभी अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजेंगे। दरअसल दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग एजेंसी और अथॉरिटी होने के चलते कर्मचारी संबंधित एजेंसी के अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली सरकार की हाल में हुई बैठक में विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए ये फैसला लिया गया था, जिसको दिल्ली सरकार लागू करवा रही है। अनु देवान, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के मुश्किल वक्त में अपनों को उनके देश लाने का सबसे बड़ा मिशन जारी है। वंदे भारत मिशन के 42वें दिन विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने का काम पूरी रफ्तार से जारी है, जबकि मिशन के 41वें दिन करीब 3,900 लोगों की स्वदेश वापसी हुई है। मालदीव के वेलाना एयरपोर्ट पर भारतीय यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन लोगों के पास खुश होने का वाजिब कारण भी है। कोरोना संकट में फंसने के बाद ये लोग भारत लौटना चाहते थे। अब वंदे भारत मिशन के तहत इनकी ये चाहत पूरी हो रही है। ये लोग आज रात स्वदेश पहुंचेंगे। इससे पहले मंगलवार को मालदीव की राजधानी माले से 155 यात्रियों को लेकर विशेष विमान त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु पहुंचा। बैंकॉक से 152 यात्रियों को लेकर विशेष विमान ने उड़ान भरी। वंदे भारत मिशन के तहत थाईलैंड से ये 5वीं फ्लाइट है। उधर 219 भारतीयों को लेकर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये फ्लाइट यात्रियों को लेकर पहले दिल्ली और उसके बाद बेंगलुरु पहुंचेगी। वहीं एक विमान टोरंटो से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है। विशेष विमान के जरिए भारतीय मस्कट से भी मैंगलोर पहुंचे। I came here in February and I've been stuck here for 4 months now. But thanks to the Vande Bharat mission, I finally get to go home. So I'm flying from Moscow to Nagpur now. Thanks. Jai Hind. रूस से वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत राजधानी मॉस्को से नागपुर के लिए विमान ने 145 यात्रियों के साथ उड़ान भरी। इसके अलावा दुनिया के कई और हिस्सों से विशेष विमान के जरिए भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की शुरुआत हुई थी। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भूमि एक मौलिक प्राकृतिक संसाधन है जो अस्तित्व और समृद्धि दोनों के लिए है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ वातावरण पाने के लिए भूमि का संरक्षण और पुनर्स्थापन को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस वर्ष का विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस उपभोग और भूमि के बीच संबंध पर केंद्रित है। फूड, फीड, फाइबर के साथ आज का विषय मानवता का अथक उत्पादन और उपभोग है। उन्होंने कहा कि भूमि एक मौलिक प्राकृतिक संसाधन है जो अस्तित्व और समृद्धि दोनों के लिए है। ये पारिस्थितिक तंत्रों की सभी प्रावधान सेवाएं प्रदान करता है, जो कि घर, भोजन, कच्चे माल, ताजे पानी और चिकित्सा संसाधनों से जैव विविधता के माध्यम से मानव सहित सभी जीवों को प्रदान करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भूमि एक स्रोत और ग्रीन हाउस गैसों का एक सिंक है और भूमि की सतह और वातावरण के बीच ऊर्जा, पानी और एरोसोल के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए न केवल इसे गिरावट से बचाने और रोकने के लिए बल्कि पुनर्ग्रहण के माध्यम से इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। साथ ही स्वस्थ वातावरण धारण करने के लिए भूमि का संरक्षण और पुनर्स्थापन महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सभी जीवित रह सकते हैं। गौरतलब है कि मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को 25 साल पहले शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कुछ राज्यों में टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हेलीकॉप्टर से छिड़काव के लिए अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर आ जाएंगे। इसके बाद 45 स्प्रेयर और खरीदे जाएंगे। वहीं ऊंचे पेड़ों पर और दुर्गम स्थानों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन्स की तैनाती बढ़ेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान कही। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रवार 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेष दलों की तैनाती की गई है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि टिड्डी दलों से निपटने के लिए राज्यों को जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। 17वीं लोकसभा के गठन का आज 1 साल पूरा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके को याद करते हुए कहा कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में सभी सांसदों ने जन आकांक्षाओं के प्रति समर्पित भाव से काम किया है और बीता पूरा साल उपलब्धियों भरा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आम चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और साल 2019 के आम चुनाव में अब तक के सर्वाधिक मतदान प्रतिशत से सिद्ध होता है कि देश के लोगों का लोकतंत्र के प्रति भरोसा और बढ़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 1 साल में सदन के नेता, प्रधानमंत्री और सभी दलों के सदन के नेता और सांसदों के सामूहिक प्रयासों से लोकसभा में स्वस्थ चर्चा और समृद्ध संवाद की नई परंपरा की शुरुआत हुई है। सांसदों ने आमजन की आवाज को सदन में मुखरित किया है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि 17वीं लोकसभा नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान जारी रखेगी। आपको बता दें कि 17 जून 2019 से 17वीं लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था, जिसने 37 बैठकों में 125% उत्पादकता के साथ इतिहास रचा था। इसमें कुल 35 विधेयक पारित हुए, जबकि पिछले 1 साल के दौरान मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल, नागरिकता संशोधन बिल, मोटर व्हीकल संशोधन बिल और उपभोक्ता संरक्षण विधेयक समेत कई अहम विधेयक पारित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में भारत को आसान जीत मिलने की उम्मीद है। भारत एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार है। कोरोना वायरस की वजह से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मतदान के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव किया। कोरोना वायरस से संबंधित पाबंदियों के कारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मतदान के विशेष इंतजाम किए गए थे। भारत का अस्थायी सदस्य के तौर पर 15 देशों की सुरक्षा परिषद में शामिल होना लगभग तय हो गया था। भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्य एशिया प्रांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।